रविशंकर जी, बिहार की राजनीति के इतने बड़े लीडर हैं आप, और बिहार में क्या हुआ? आपने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन दरवाजा बंद किया, चिटकनी लगाना भूल गए, आ गए नीतीश जी। देखिए, आपको ये सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। आपने सही कहा, हमने कहा था, उन्होंने कहा था, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा था मर जाना कबूल है, इनके साथ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। नीतीश जी पर्सनली ऑनेस्ट है, लेट्स बी वेरी क्लियर, पर्सनली ऑनेस्ट है वो। लालू जी के यहाँ 5-5 गेट खुले हुए थे, समझ गए आप? एक गेट, बेटी का गेट, बड़े बेटे का गेट, पत्नी का गेट, छोटे बेटे का गेट, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जो उनकी तबीयत खराब हुई, जो अंदर से टूटे हुए थे, तो कहा हम लोग का भी था कि ये आप चल नहीं सकते। तो हमने कहा पहले नहीं मालूम था क्या? कहा उन्होंने कहा था, लेकिन अब बताइए, चारा घोटाले में लालू जी 4-4 केस में जेल चले गए, फिर भी जमीन दो नौकरी लो, यही तो है रेलवे का स्कैम। और उन्होंने अपने जात के लोगों को भी नौकरी दिया जमीन लेने के बाद। ये क्या है? ये जो लूट की हवस है, ये कब तक चलेगी? लेकिन देखिए, आपने नीतीश जी के बारे में क्या कहा था, आपको याद दिलाता हूं। आपने कहा, मैं सब जानता हूं, आप जितना बोल रहे हैं उससे अधिक बोला था मैंने। आपने तो मीडिया से कहा कि ये क्या हो गया नीतीश बाबू को, बिहार इनसे संभलता नहीं, ये दिल्ली संभालना चाहते हैं और ये सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। देखिए, ऐसा है, जो चीज़ रिकॉर्ड पर है वो सच्चाई है। जब हमारे विरोध में थे तो हमने कहा था, लेकिन हमें ये बताइए कि वो छोड़े क्यों? ममता जी को साथ लाया उन्होंने, राहुल गांधी से मिलने गए, वहाँ महाराष्ट्र में मिलने गए, सबको जुटाया, और जुटाने के बाद नीतीश तू साइड हो जा, बाकी नेतागिरी हम करेंगे। ये क्या मतलब है? तो उनको लगा कि एक तरफ, देखिए, उनको लगा सो लगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने सही बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी को लगा कि अगर ये इंडिया गठबंधन तोड़ना है तो नीतीश कुमार को पहले पलटा दो। मोदी जी को किसी सहारे की जरूरत है क्या? पूछ ली, जनता बैठी हुई है, हो गई बात। लेकिन मोदी जितने बड़े नेता हैं, तो वहां जो कह रहे थे कि चट्टानी एकता है इंडिया गठबंधन की, कहते थे ना, तुमने देखा, तो सामने सामने आ गया। अब रोज, आज मैंने सुना कि आपके आने के पहले महाराष्ट्र भी टूटने के कगार पर है, मैंने आते आते एक खबर मिली। देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने साथी बैठे हैं एक बात को समझें, हम रिश्ता बनाते हैं तो बनाते हैं। अगर 14 में मोदी जी को बहुमत मिला, फिर भी उन्होंने अपने एलाइज को मंत्री बनाया। 19 में और बड़ा बहुमत मिला, फिर भी एलाइज को मंत्री बनाया। तो इसे कहते हैं रिश्ता निभाना। यहाँ रिश्ता कब बनता है, कब बिगड़ता है, कब टूटता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और ये लोग चले हैं देश को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार तो चाचा बताए ही नहीं, बगैर बताए चुपचाप पलटी मार गए, बता तो देते। अब देखिए, तेजस्वी यादव छोटे हैं, तो मैं थोड़ा अपना स्तर मेंटेन करता हूँ। अब उनके और उनके पिताजी में और उनके चाचा में क्या बातचीत हुई थी, हमें क्या पता है। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात रजत जी कहना चाहता हूँ। अब ये तोड़ जोड़ मरोड़ की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, अब परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स आ रही है। अब देश की जनता एक्सपेक्ट करती है, जिस नीति पर चले हो उस पर चलो। नीति, नियत और नेता। अच्छी सरकार बनाओ, अच्छा करोगे आशीर्वाद देंगे, नहीं करोगे बाहर करेंगे। ये ज्यादा जोड़ तोड़ मत करो। अच्छी बात है ना, देश में होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप तेजस्वी की बातों के कुछ नहीं कहते, वो छोटे हैं, लेकिन उनके खिलाफ केसेस करने में तो पीछे नहीं रहते। अब आप मुझे प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? उनकी उम्र कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, जरा एक बार दिखा दीजिए, सब चार्जशीट में है। ये कहां से आई भाई? अरे वो कह रहे हैं कि जब हमारे दाढ़ी नहीं आई थी तब हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी देश का एक छोटा मोटा वकील हूं मेरे साथियों। इतनी प्रॉपर्टी क्या हम तो सोच भी नहीं सकते। ये कहां से आ गई भाई? तो देखिए, आपके कारण यानी मीडिया के कारण और जनता के कारण आज सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। लेकिन तेजस्वी का एक आर्गुमेंट तो ठीक है कि जब उनकी सरकार थी वो लोगों को नौकरियां दे रहे थे और आपने उनके घर में ईडी सीबीआई भेज दिया, काम अटका दिया। कितना दे रहे थे नौकरी, ये बहुत बड़ी बात हुई है। चलिए हम लोग
कुछ जवाब देंगे चुनाव के बीच में, समझ गए ना। आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आज भारत में एप्पल बन रहा है, भारत में सैमसंग बन रहा है, 1 लाख करोड़ का मोबाइल बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये काम हो सकता है। डिजिटल इंडिया में देखा किस तरह पूरे कोरोना में आप वर्क फ्रॉम होम आपने देखा था ना, आपने स्टडी घर से किया था ना, कोर्ट की सुनवाई घर से हुई थी ना। तो हम काम कर सकते हैं तो करना चाहिए, आप भी करिए। लेकिन सवाल है कि खाली आप गाली देंगे, आलोचना करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, वो लोगों से पूछते हैं कि अगर बीमार पड़ोगे तो क्या राम मंदिर जाओगे? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, राम मंदिर नहीं जाओगे, राम का नाम लोगे, लेकिन आयुष्मान भारत है 5 लाख रुपए का, जनऔषधि केंद्र है, आपकी दवा सस्ती हुई है, भारत में मेड इन इंडिया आपके वैक्सीन है जो आज लोगों को फ्री लगी। आज मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आपको वैक्सीन लगी थी ना? आपको कहां खबर आई थी कि आपको पहला डोज कब लगेगा, कहां लगेगा? कुछ याद है आप लोग को? मोबाइल पे आया था ना। ये सारा काम मोदी जी के निर्देश पर मैं ही देख रहा था बाकी लोगों के साथ में। 220 करोड़ डोज लगा देश में, आपके मोबाइल पर खबर आई। ये काम हो सकता है, भारत में हुआ है ना। यही तो है डिजिटल इंडिया, कि आपको बिल्कुल एक्सेस करना सूचना और सब कुछ जानकारी। तो ये देखो भैया, ईमानदारी से काम। उनका सवाल ये भी है कि अगर भूख लगेगी तो मंदिर से क्या होगा? मंदिर की जगह ये जो करोड़ों रुपया है ये लोगों के खाने के लिए काम आता है। नहीं, बहुत 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं ना फ्री में, ऐसा नहीं है। देखिए, आज गरीबी बहुत कम हुई है। हमारी सोच क्या है और हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी विचारधारा की, इस देश में मंदिर भी जरूरी है और ईमानदारी से काम भी जरूरी है। सनातन का सम्मान भी जरूरी है और सुशासन भी जरूरी है। तो ये दोनों काम हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सुरक्षा भी जरूरी है। कोई भारत की ओर देखेगा तो पिटाई भी करेंगे और आवश्यकता हुई तो घर में घुसकर भी मारेंगे। ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए?